चलें जी, अगला हमारे एंजाइम की टाइप बता रहा हूँ। दो टाइप्स हैं। एंडो एंजाइम्स, एक होते हैं एक्सो एंजाइम्स। जो सेल के अंदर काम करते हैं उनको कहा जाता है एंडो एंजाइम्स। लिखते जाएं। जो सेल के बाहर इंटरसेलुलर स्पेसिस में काम करते हैं उनको कहा जाता है एक्सो एंजाइम्स। जी जी, वर्किंग की बेस पे हैं। इसी तरह एक और कंसेप्ट क्लियर करा दूं। को एंजाइम और को फैक्टर। अक्सर एंजाइम जो हैं वो इतना एक्टिवली काम नहीं कर सकते किसी दूसरे मददगार चीज़ की बगैर। ठीक है, उनको कहा जाता है डिपेंडेंट एंजाइम्स। यानी जो जो किसी ऑर्गेनिक चीज़ को के मोहताज हों या जो इनऑर्गेनिक चीज़ के अपने साथ अटैचमेंट के ज़िम्मेदार हों। ठीक है, तो जो को एंजाइम होते हैं ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो अपने साथ कोई ऑर्गेनिक पोर्शन अटैच करें। यानी विटामिन, क्या, जैसे NADH, इसके अंदर निकोटीन होता है। जो निकोटीन है ये विटामिन है, और यही विटामिन जो है ये उस अपने एंजाइम का जो है वो को एंजाइम है। को फैक्टर क्या होता है? ये इनऑर्गेनिक होते हैं। क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं। यानी ये कोई इनऑर्गेनिक साल्ट होगा, जैसे कोबाल्ट, जैसे निकल, ठीक है, जैसे मरकरी, सही, जैसे मोलब्डिनम। तो ऐसे एंजाइम जो अपने साथ इनऑर्गेनिक साल्ट्स को, इनऑर्गेनिक चीज़ों को अटैच करें तो वो होंगे को फैक्टर। को एंजाइम जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है और कोई विटामिन होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट हम चाहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ये है एंजाइम, ये है इसकी एक्टिव साइट। क्या है? एक्टिव साइट। क्योंकि सबस्ट्रेट का इससे मिलता जुलता होना बहुत ज़रूरी है। ये है सबस्ट्रेट। अब ये सबस्ट्रेट इससे मिलता जुलता होगा, यानी ये यहाँ पे आके ऐसे अटैक करेगा, ठीक है, तब रिएक्शन होगा और ये सबस्ट्रेट जो है वो अपने प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा। एंड में क्या होगा? इस तरह एंजाइम अलग और सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। एंजाइम्स की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि दे आर नेवर चेंज्ड। वो रिएक्शन के एंड पे जो है वो चेंज हुए बगैर रहते हैं, चेंज नहीं होते। ठीक, जो कैटालाइटिक साइट है, एक्टिव साइट, वो रिजेंबल करती हो तब वो होगा। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि कैटालाइटिक साइट है ये, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आगे अटैच होगी ना, ये तो नहीं आगे अटैच होगी। अगर आप ये अटैच करवाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से रिएक्शन कैटालाइज नहीं होगा।
अगर आप इसकी जगह इसको अटैच करवाएंगे, ये आगे यहाँ पे इजीली फिट हो जाएगा और आपका रिएक्शन इजीली स्पीड अप हो जाएगा। ठीक हो गया। ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। आगे चलें। नेक्स्ट हम चलते हैं एंजाइम इनहिबिशन पे। एंजाइम इनहिबिशन, सबसे पहले इनहिबिटर क्या होता है? ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो आके एंजाइम की एक्टिव साइट को रोक देता है, जिसकी वजह से रिएक्शन स्पीड अप नहीं हो सकता। ये कोई साल्ट भी हो सकता है जैसे साइनाइड CN, ये तो बहुत टॉक्सिक चीज़ है। ये कोई एंटीबायोटिक भी हो सकता है। एमॉक्सिलिन या कुछ भी हो सकता है। ठीक। वैसे इसकी दो किस्म की हैं इनहिबिशन की। एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है अगर एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, इन दोनों की शेप आपस में मिलती जुलती हो, प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हो, तो वो है होगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। दोबारा बता रहा हूं, ऐसा इनहिबिटर जो सबस्ट्रेट से मिलता जुलता हो, यानी रिएक्शन कब प्रोसीड होगा? जब एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलेंगे तो रिएक्शन कंप्लीट होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि इनहिबिटर यानी आई इनहिबिटर जो है वो भी सबस्ट्रेट से मिलता जुलता हो, यानी वो मिलता जुलता नहीं होगा तो सबस्ट्रेट पे अटैच नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से रिएक्शन स्पीड अप होता रहेगा। अगर आपने रिएक्शन को स्पीड अप होने से रोकना है तो जो इनहिबिटर है उसकी शेप सबस्ट्रेट से मिलती जुलती हो, वो आगे सबस्ट्रेट से अटैच हो, जिसकी वजह से जो है वो एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाती है और रिएक्शन नहीं हो पाता। तो ऐसी इनहिबिशन जिसमें इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल करता हो सबस्ट्रेट से, उसको हम कहेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक। ऐसी इनहिबिशन जिसमें इनहिबिटर प्लस सबस्ट्रेट डिसरिजेंबल करते हो, यानी आपस में मिलते जुलते ना हो, तो वो होगी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। वो क्या होगी? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। यानी ये है इनहिबिटर और ये है सबस्ट्रेट, दोनों रिजेंबल नहीं कर रहे, तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। इसी तरह एक और टाइप की इनहिबिशन है जिसको कहते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन।
एलोस्टेरिक इनहिबिशन ऐसी इनहिबिशन होती है हर एंजाइम के ऊपर एलो लिख लें सबसे पहले, हर एंजाइम के ऊपर एलोस्टेरिक साइट्स होती हैं। ये एलोस्टेरिक साइट, ये एलोस्टेरिक साइट, ये एलोस्टेरिक, ये एलोस्टेरिक, जिनके ऊपर एलोस्टेरिक फैक्टर्स आके अटैच हो जाते हैं। जब यहाँ पे कोई चीज़ आगे होगी अटैच तो ये खुल जाएगा ना, जिसकी वजह से ये एक्टिव साइट जो है इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा ऐसे, जिसकी वजह से यहाँ पे सबस्ट्रेट जो है वो नहीं आके अटैच होगा और रिएक्शन कैटालाइज नहीं होगा। तो ऐसी इनहिबिशन जो एलोस्टेरिक फैक्टर्स की वजह से हो रही हो उसको एलोस्टेरिक इनहिबिशन कहते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, रिएक्शन कब कैटालाइज होगा? जब ये है एंजाइम और ये है इसकी सबस्ट्रेट। मैं बताता हूँ एलोस्टेरिक फैक्टर्स का। अब यहाँ पे कोई भी एलोस्टेरिक फैक्टर मिसाल के तौर पे हमने लगा दिया है, ठीक है। एलोस्टेरिक फैक्टर्स जो होते हैं वो ड्रग्स होते हैं। अब ड्रग्स में क्या है? कोई भी फार्माकोलॉजिकल ड्रग है, ठीक है, वो आके जब यहाँ पे अपनी एलोस्टेरिक साइड पे अटैच कर जाएगी तो इस जगह का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह हो जाएगा, यानी इधर से पीछे से इस तरह हो जाएगा और आगे से भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो उसका सबस्ट्रेट है वो यहाँ पे आके अटैच नहीं हो सकेगा और इसको कहते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन। ठीक है। अब एक मैं बता रहा हूँ डिफरेंस रिवर्सिबल इनहिबिशन और इरिवर्सिबल इनहिबिशन। कोई इनहिबिटर आके एंजाइम के साथ आर्जी तौर पे लग गया और रिएक्शन रोक लिया, जब और वो थोड़ी देर बाद हम रिमूव करके रिएक्शन चला सकें, वो है रिवर्सिबल इनहिबिशन। एक है इरिवर्सिबल इनहिबिशन, ऐसी इनहिबिशन जो हम किसी इनहिबिटर को जो एंजाइम के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड है हटा के रिएक्शन चला सकें दोबारा, वो है रिवर्सिबल इनहिबिशन, यानी रिवर्सिबल हो गया रिएक्शन। ऐसी इनहिबिशन जिसके अंदर कोई चीज़ आके पक्की अटैच हो जाए और उसको हम रिमूव ना कर सकें और रिएक्शन रुका रहे, वो होती है इरिवर्सिबल इनहिबिशन। ठीक। जैसे ये अटैचमेंट, ये है अटैचमेंट ऑफ इनहिबिटर की बेस पे, ठीक। अब एक मैं आपको फनी एग्जांपल बताने से अगर लगाऊं, जर्मन्स ने बनाई थी डाई आइसोप्रोपाइल फास्फेट, डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जिस मुल्क के साथ उनकी जंग हो रही थी, ये गैस बना के इन्होंने हवा में एटमॉस्फेयर में छोड़ दी थी। ये नर्व गैस थी, ठीक है।
अब इस गैस ने क्या किया, जाके फौजियों के लिखने सेराइन प्रोटीज एंजाइम के साथ जाके बाइंड कर गई थी और फौजी नाकारा हो गए थे। ठीक है फौजियों, देखिए अब मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरे अंदर सारा जो रिएक्शन है ये एंजाइम की वजह से हो रहा है, मेरी खुराक हजम हो रही है। अगर हम इनहिबिट हो जाए हमारे एंजाइम, तो हमें एक छोटा सा काम करने में भी 6 महीने लग जाएं। तब ये जो डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट जब आगे सिराइन प्रोटीज के साथ अटैच हुई थी, तो एक तो प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो गई थी, दूसरा सिराइन खत्म हो गया था, इनहिबिट हो गया था, जिसकी वजह से फौजी ऐसे बैठे के बैठे रह गए थे और जर्मन वालों ने आके टिका के अच्छे तरीके से तसल्ली करके उनको मारा था।